वेलकम टू आवर चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट विद NN। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ SOP। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एम्स जोधपुर के बारे में बताया कि एम्स जोधपुर का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन कैसा होता है। ठीक है, तो उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 दो तरीके के एग्ज़ामिनेशन होते थे। स्टेज 1 में हमारा क्या था, जो पार्ट 1 था उसमें 50 क्वेश्चन MCQ थे, जो कि रिसर्च मैथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स और जनरल साइंस के होते थे। ठीक है, पार्ट 2 जो हमारा है वो है SOP के बारे में अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे कि SOP क्या होता है तो गूगल पे सिर्फ ये चीज़ें दिखाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये गूगल पे दिखाता है, लेकिन अगर मतलब मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है कि एम्स जोधपुर के एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको कैसा SOP लिखना चाहिए जिससे आप क्वालिफाई हो जाए एग्ज़ाम। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड वो है, इस पर देखते हैं हाउ टू राइट SOP। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट SOP। सबसे पहले आप SOP में क्या करेंगे, SOP की कॉपी आपको अलग से मिलेगी, 30 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेम एंड क्वालिफ़िकेशन योर्स, मतलब अपने नाम और क्वालिफ़िकेशन को आप उस पर लिखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल कि आपका नाम जो भी है अमन, देन अपना जो आपका क्वालिफ़िकेशन हुआ है, मतलब कि आपकी जो 10th है, 12th है एंड ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कहाँ तक, मतलब कौन से कोर्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। फिर आप इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे। ठीक है, 10th 12th और ग्रेजुएशन के इंस्टीट्यूट नेम लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के आप लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, या आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लिख सकते हैं। 10th 12th कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। ठीक है, ऊपर के जब दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएं, जैसे कि नेम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नेम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से आप टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, और मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आप कोई भी टॉपिक इस एग्ज़ाम में चुनने से पहले जिस भी गाइड के अंडर में, क्योंकि जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो आपको गाइड का नाम फिल करने के लिए पहले ही ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप जिस भी गाइड का नेम फिल कीजिए, उनका CV वेबसाइट पे, एम्स जोधपुर के वेबसाइट पे उनकी CV पड़ी हुई है। ठीक है, तो उनके अंडर में आप जाने से पहले आप ये उनके मतलब होता है CV देख करके कि उनका रिसर्च कौन कौन से टॉपिक पे है या कौन कौन से टॉपिक उनके रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है, अगर जो आपका इंटरेस्ट एरिया है वो जिस गाइड के अंडर में होगा, ठीक, आप उस टॉपिक को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल वो ओपिनियन है कि आप जब भी मतलब रिसर्च टॉपिक चूज़ कीजिए तो जिस गाइड के अंडर में आप फॉर्म डाले हैं उनका काम उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो उनका काम होगा तभी तो वो आपको उस टॉपिक पे PhD करा पाएंगे। ठीक है, और ये एम्स जोधपुर की बात होती है, बाकी जगह के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या है कैसे है। ठीक है, बट आपको एक टॉपिक, अपना रिसर्च टॉपिक डालना पड़ेगा, और आप रिसर्च टॉपिक डाल रहे हैं तो रिसर्च टॉपिक, कोई भी रिसर्च टॉपिक डालने से पहले आपको उसके बारे में कुछ पेपर, जैसे कि आप PG कोर्स में रहे होंगे तो आपको रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ने की आदत होगी, रिसर्च गेट पे। ठीक है, NCBI पे, ये गवर्नमेंट साइटें हैं जिन पे आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपका इंटरेस्ट एरिया हम मानते हैं कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के बारे में आप इस साइट पे जा कर के कुछ रिसेंट के रिसर्च पेपर को आप मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि मतलब ये किस टॉपिक पे क्या काम किया गया है, उस चीज़, उसमें से कुछ मतलब लाइंस को आप अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड में पुटअप कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 रिसर्च पेपर्स हैं। ठीक है, एक रिसर्च पेपर आपको किसी और मतलब डायबिटीज़ को लेकर के, एंड देन डायबिटीज़ में आप बात करते हैं तो वो किडनी, डायबिटीज़ एंड किडनी फंक्शन, 2 को वो कर रहा है। एक में आप ले सकते हैं कि डायबिटीज़ एंड देन ब्लड प्रेशर, इन 2 को आप लेके बात कर सकते हैं। तो इन 2 रिसर्च के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, एरिया ऑफ गैप्स। अगर आपको मतलब वो चीज़ें समझ में आ रही हों तो रिसर्च पढ़ने के बाद से तो ठीक है, फिर आप जो गैप है उस टॉपिक को आप ले सकते हैं।
नहीं अदरवाइज़ समझ में आता है, आपको नई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आप सीधा सीधा डायबिटीज़ को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से डायबिटीज़ आपका एक टॉपिक हो गया। फिर डायबिटीज़ में आप अगर कोई टेक्निक के बारे में जानते हैं या कोई टेक्निक आप इम्प्लांट करना चाहते हैं फ्यूचर में कि मतलब डायबिटीज़ पेशेंट को अगर हम ऐसा ऐसा करते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल अगर मेरी बात करूँ तो मैंने कैंसर को चूज़ किया था, ठीक है। कैंसर में एक टेक्निक होती है कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। कार टी सेल थेरेपी जो है इसको मैंने चूज़ किया था। ये तो सॉलिड ट्यूमर के केस में तो ये देखा जाता है, बट अगर हम ल्यूकीमिया की बात करें तो ल्यूकीमिया के टाइम पे हम इसको इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जो एरिया था मतलब मेरा जो पर्सनल टॉपिक था वो यही था कि कार टी सेल थेरेपी इन कैंसर, ठीक है। इसके बाद से जब आप अपना टॉपिक मेंशन कर देंगे, ठीक, अगर आपको रिसर्च गैप समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ ना समझ में आ तो एक टॉपिक उठाइए, उसको पुट कर दीजिए। कोई टेक्निक्स आपको पता हो जिसको आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं इसके साथ, तो आप उसको पुट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप जनरली एक टॉपिक उठाइए कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, बात ख़त्म, ठीक है। फिर आप देन लास्ट में आप क्या करेंगे कि आप इसी इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं रिसर्च करने के लिए। और भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप इसी इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि इस टॉपिक पे इस रिसर्च मतलब इस जो मैं टॉपिक चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ उस पे जो है इस इंस्टीट्यूट का वर्क काफ़ी अच्छा है, पिछले कई सालों का इसका रिसर्च पब्लिकेशन मैंने देखा है, इस वजह से मैं जो है इस इंस्टीट्यूट को चूज़ कर रहा हूँ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सबको मिला करके अगर आप SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, ठीक है, जोधपुर एम्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। थैंक यू।